नमस्कार, न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनौरिया। अब खबरें विस्तार से। चुनाव के दौरान सियासी दलों में टिकट पाने के लिए प्रत्याशी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ऐसा ही कुछ मामला यूपी से सामने आया है, जहां बीएसपी की कार्यकर्ता संगीता पार्टी अध्यक्ष मायावती के टिकट पाने की खुशी में पैर छूती हैं और ये फोटो बाद में वो फेसबुक पर अपलोड कर देती हैं। बस फिर क्या था, मायावती बुरा मान जाती है और उस प्रत्याशी का टिकट काट देती हैं। देखिए क्या है पूरी खबर। मायावती से अपनी करीबी दिखाने के लिए कार्यकर्ता संगीता ने अपनी यही फोटो फेसबुक पर डाल दी। तस्वीर वायरल हो गई। फिर क्या था, पार्टी ने संगीता का टिकट काट दिया। दरअसल अतरौली से बीएसपी नेता संगीता को पार्टी ने टिकट देते हुए प्रत्याशी घोषित किया था। टिकट मिलने पर संगीता इतनी खुश हो गयी कि मायावती के पैर छूते हुए तस्वीर ले ली और उसे फेसबुक पर अपलोड भी कर दिया। जब मायावती तक ये मामला पहुंचा तो उन्होंने तुरंत संगीता का टिकट काट दिया। अब खबर हापुड़ से। हापुड़ में प्राथमिक स्कूल के बच्चे मिड डे मील का खाना खाने के बाद स्वयं बर्तन यानी थालियां व गिलास धो रहे हैं। वहीं इस खबर में एक बात और सामने आई है कि बच्चों को मिड डे मील का खाना ठेके पर स्कूल द्वारा मंगवाया जा रहा है। देखिए क्या है पूरी खबर इस विशेष रिपोर्ट में। जहां प्रदेश सरकार गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं हापुड़ में प्रदेश सरकार की इस पहल को टीचर ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। जहां प्राथमिक विद्यालय मतनौरा में स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील का खाना तो मिलता है, लेकिन खाना खाने के बाद बेचारे बच्चों को स्कूल टीचर के कहने पर जूठे बर्तन धोने पड़ते हैं। लेकिन क्या इस पर प्रशासन या फिर स्कूल के टीचर्स को कोई कार्यवाही उन पर होगी, ये सवाल अभी बना हुआ है, या फिर बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। दीपक, यही बच्चे बर्तन मांजते हैं? हाँ। कौन कहता है बेटा? सर जी कहते हैं तो बर्तन मांजो। यहाँ जो खाना आता है वो ठेके पर आता है जी। ठेकेदार खाना देता है। ग्राम का प्रधान जो है वो खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है जी। तो बच्चों को हम खाना खुद अपने आप बांटते हैं। अच्छा, तुम ये ठेकेदार कैसे आता, कौन लेगा आता? वो गाड़ी में लेकर आते हैं, मारुति वैन है। मिड डे मील आता होगा बच्चों का, मिड डे मील आता है। हाँ जी, हाँ जी। सभी स्कूलों में वो वितरण कर देता है बच्चों के हिसाब से। तो अब बच्चे अपने अपने बर्तन जाते हैं। तो स्कूल में एक बार फिर से किस तरीके से मासूम बर्तन धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल स्कूल प्रशासन से भी है, सवाल इस प्रदेश की सरकार से भी है, सवाल उस इलाके के डीएम से भी है। जिस तरीके से मिड डे मील खाने के बाद ये स्कूली बच्चे बर्तन धो रहे हैं, उससे भी कई सवाल अपने आप उपज जाते हैं। और जिस तरीके से जो खबर सामने आ रही है उसमें अध्यापक साहब कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ठेके पर मिड डे मील बनता है, यानी कि मिड डे मील बाहर बनता है और उसके बाद ये स्कूल में आता है और यहाँ पर बच्चों को परोसा जाता है। लेकिन मिड डे मील जिस तरीके से शुरू किया गया था, मिड डे मील में कहीं भी इस तरह का कोई गुंजाइश नहीं है कि मिड डे मील बाहर बनाया जाए। ये भी एक सवाल है कि किस तरीके से एक स्कूल में जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मिड डे मील दिया जा रहा है, वो मिड डे मील स्कूल से बाहर कैसे बन सकता है? क्या ये ठेके पर दिया गया है? प्राध्यापक जो कह रहे हैं उस पर यकीन किया जाए तो वो यही बताता है कि मिड डे मील स्कूल में न बनकर बाहर बनता है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसके पूरा पुख्ता सबूत भी भारत ने पाकिस्तान को सौंप दिए। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही कर रहा है, लेकिन इस हमले के तार जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं, सवाल यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकियों के लिए अब सेफ जोन बनता जा रहा है? पठानकोट हमले में पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। हालांकि पाकिस्तान केवल कार्रवाई की बात ही कर रहा है। भारत की पाकिस्तान के साथ वार्ता भी हुई, जो खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमले के बाद जिस तरह से इसके तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या आतंकियों के लिए सेफ जोन बन गया है उत्तर प्रदेश? पठानकोट हमले की
पाक में रची गई थी साजिश। परत दर परत खुल रहा है राज। यूपी के 34 जिलों पर आईएस की नजर। पठानकोट हमले का यूपी कनेक्शन। पठानकोट हमले के बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस हमले की साजिश कहां रची गई थी? आखिर क्या है हमले का यूपी कनेक्शन? पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले में सभी आतंकी तो मारे गए, लेकिन कई जवान शहीद भी हो गए। आतंकियों के पास से कई ऐसे सामान बरामद हुए हैं जिससे ये बात तो साफ होती है कि इस हमले में पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ने शुरुआती रिपोर्ट भारत को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान ने भारत की ओर से दिए गए सबूतों को नकार दिया है। भारतीय वायुसेना अड्डे पर हुए हमले के तार कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े होने के मामले पर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट भारत को सौंप दी है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने जो फोन नंबर दिए थे वो पाकिस्तान में पंजीकृत नहीं है। पठानकोट में आतंकी हमले की गुत्थी धीरे धीरे सुलझती जा रही है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले का कनेक्शन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ता नजर है। हमले की साजिश कैसे रची गई थी, इसका पूरी तरह से अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए तेजी के साथ इस हमले के साजिश के तार जोड़ने में लगी है। एनआईए की टीम एक संदिग्ध को लेकर अचानक मेरठ पहुंच गई और वहां स्थानीय पुलिस को साथ लेकर कई जगहों पर दबिश दी गई। एनआईए की इस कार्रवाई की जानकारी पहले से मेरठ पुलिस को नहीं थी। एनआईए की टीम सबसे पहले मेरठ के प्रतापपुर थाने पहुंची। उनके साथ ओडिशा से पकड़ा गया एक संदिग्ध भी था जो पहले मेरठ के फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। इसके बाद उसी संदिग्ध की निशानदेही पर एनआईए ने स्थानीय पुलिस बल के साथ मिलकर मेरठ में 2 स्थानों पर दबिश दी। तो वहीं दूसरी तरफ बरेली के रिठौरा टाउन में दुकानदारों ने 2 संदिग्ध कश्मीरी युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पकड़े गए एक युवक का नाम जफर इकबाल और दूसरे युवक का नाम मोहम्मद हुसैन बताया जा रहा है। पकड़े गए दोनों युवकों के पास से फर्जी आईडी से मुरादाबाद के 2 सिम भी बरामद हुए हैं। 2 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए थे और जब उनसे पूछताछ की गई तो वो जम्मू कश्मीर में सूरनकोट थाना के क्षेत्र के रहने वाले थे। इंस्पेक्टर सूरनकोट से भी हम लोगों की बात हो गई और ये जानकारी में आया, उनके गांव से भी जानकारी की गई तो ये पता चला कि वो लोग यहाँ इमदाद मांगने आए हुए हैं। कुछ मदरसे के चंदा इकट्ठा करने के लिए आए हैं। उनके स्थानीय थाने पर किसी प्रकार का कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है, न ही उनकी कोई ऐसी गतिविधियां संदिग्ध थी। फिलहाल उनको पूछताछ कर ली गई है और अभी तक कोई प्रतिकूल तथ्य सामने नहीं आया है और थोड़ी बहुत और जानकारी करने के बाद फिर उनको जैसे भी होगी रिहा कर दिया जाएगा। पठानकोट हमले के पहले भी खुफिया विभाग ने अलर्ट किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आतंकियों का पनाहगार बनता जा रहा है। इधर कई दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमले के बाद पंजाब पुलिस ने यहां तक कह दिया कि यूपी के 34 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां आईएस की नजर है। सवाल यही कि आखिर आतंकी यूपी में आसानी से पैठ कर रहे हैं और एजेंसियां लगातार फेल होती जा रही हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी न्यूज अलर्ट जारी है।
केंद्र की स्वच्छ गंगा परियोजना को झटका लगा है। यह झटका पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा है। वहीं दूसरी तरफ एनजीटी ने फंड जारी करने पर रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की लापरवाही के कारण केंद्र की महत्वाकांक्षी स्वच्छ गंगा परियोजना को झटका लगा है। राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि बिना उसकी अनुमति के गोमुख से लेकर कानपुर तक गंगा के सफाई अभियान के लिए धनराशि जारी नहीं की जाए। जिन स्थानों पर गंगा ज्यादा प्रदूषित हो रही है उन स्थानों को चिन्हित करने में नाकाम रहने पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जमकर आड़े हाथों लिया। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने गंगा में प्रदूषण के कारण जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है उन स्थानों की जानकारी देने में अफसरों की हीला हवाली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। पीठ ने केंद्रीय जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय को निर्देश दिया कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के जरिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को धनराशि जारी नहीं की जाए। कॉमेडी नाइट्स विद कपल में पलक के किरदार निभाने वाले कीकू शारदा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दरअसल कीकू शारदा ने गुरु राम रहीम पर तंज कसे थे। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा को अपने शो में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की MSG2 फिल्म का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया, जिसके चलते हरियाणा पुलिस ने उन्हें धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कीकू का कहना है कि उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से भूमिका निभाई थी। आप उसके हिसाब से कलाकार को काम दो ना। कलाकार आगे जाके अब आप जैसे देख रहे हैं कि इस बात में इन्वॉल्व मैं हो गया हूं, जबकि मुझे तो कुछ दिया गया है ना। एक जी टीवी है, उसके बाद एक प्रोड्यूसर आता है, जी टीवी प्रोड्यूसर को वो काम देता है, प्रोड्यूसर मुझे वो काम देता है। घूम फिर के दिखाया जिस चैनल पे जाता है वो चैनल की जिम्मेदारी होती है सर। लेकिन ये बात चैनल पे नहीं मुझ पे उठ गई है। ये नहीं तो आज हमारे लोगों की आम भावनाएं जो आंसू हैं वो सर मैं जो है वो माफी मांगते हैं, दिल से माफी सर तहे दिल से माफी मांगता हूं सर, क्योंकि मैं क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम करूंगा। मुझे इसमें क्या खुशी मिलेगी और मैं क्यों करूंगा ऐसा। तो अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, प्लीज मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। एक बार फिर पहले भी मांग चुका हूं, एक बार फिर माफी मांगता हूं कि आई एम रियली सॉरी। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने कॉमेडी कलाकार को मुंबई के गोरेगांव से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में शो के अन्य 7 कलाकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। मेरठ कॉलेज के छात्र इन दिनों कॉलेज प्रशासन व प्रधानाचार्य की तानाशाही से तंग आ गए हैं। जी हां, इस कॉलेज के छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की है। इसी के चलते कॉलेज के सभी छात्र कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने की गुहार भी लगा रहे हैं। छात्र हितों की मांग को लेकर मेरठ कॉलेज के छात्र कॉलेज के बाहर पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि यूजीसी से आई ग्रांट कमीशन को सार्वजनिक किया जाए। कॉलेज परिसर में जर्जर हो चुके हॉस्टल का नवनिर्माण कराकर उनमें छात्रों के रहने की व्यवस्था कराई जाए। अपनी इन्हीं मांगों को मनवाने के लिए ये छात्र कॉलेज के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। तीसरा दिन हड़ताल का और मांग जो है कॉलेज की सारे स्टूडेंट की जुड़ी हुई है। और सबसे पहली मांग है जो यूजीसी से ग्रांट आता है इनके लिए, छात्रों के लिए आता है। इस बार आया है 3 करोड़ 64 लाख का ग्रांट पास हो चुका है। उसका अभी तक कोई ब्यौरा नहीं दिया इन्होंने। कितने पैसे लगाए हैं, कहाँ लगाए हैं, कहाँ खर्च किए हैं, कोई ब्यौरा नहीं है। हमने कई बार पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें क्या मतलब है। जब एक बात बताइए, ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, ऑनलाइन रिजल्ट आ रहा है, तो ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा बजट। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारी इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की जो भी मांगे हैं वे सही तरीके से रखी जाएं। बाहरी छात्रों को बुलाकर ये लोग कॉलेज का माहौल खराब कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। कॉलेज में कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना रखा है कि सुबह जबरदस्ती कॉलेज की क्लासें और कॉलेज के गेट बंद कर दिए गए। वही मांग हमने 7 तारीख में यहाँ मांग की थी, उन्हीं मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। धरना दिया जा रहा था 3 दिन से, परंतु आज इन्हीं मांगों को लेकर कॉलेज में जबरदस्ती गुंडाई की गई। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर हैं, तो दूसरी ओर कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारी इनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस सब में कॉलेज के प्रिंसिपल लापरवाह बने हुए हैं। न तो उन्हें भूख हड़ताल कर रहे छात्रों की परवाह है और न ही छात्र संघ पदाधिकारियों की। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कॉलेज का प्रिंसिपल ही इतना लापरवाह हो तो छात्रों को बुनियादी सुविधा कौन दिलाएगा। आगरा की सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही देखने को मिली है। जी हां, ताजमहल की सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरे गायब हो गए हैं। देखिए पूरी खबर हमारे इस ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्ट में। आगरा की सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है।
तो आगरा में ताज की सुरक्षा में बाहरी लापरवाही का मामला सामने आया है। सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे गायब हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आ रही है, जहां पर 17 सीसीटीवी कैमरे गायब हैं और कंट्रोल रूम में भी कोई नहीं दिखा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आ रही है, जहां ताजमहल की सुरक्षा के लिए लगाए गए सभी 17 सीसीटीवी कैमरे गायब हो चुके हैं। तो ये एक भारी चूक सामने आई है और थाना ताजगंज में बनाया गया सीसीटीवी कंट्रोल रूम केवल बोर्ड पर ही लिखा मिला। कंट्रोलिंग के नाम पर जहां पर ताजमहल की सुरक्षा में भारी चूक देखने को मिली, जहां पर 17 सीसीटीवी कैमरे गायब हो चुके हैं। तो ये ताज की सुरक्षा में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है और सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरे गायब हैं। 17 सीसीटीवी कैमरे गायब हो चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको आगरा से दिखा रहे हैं, जहां पर आपको एक भी कैमरे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सभी कैमरे जितने लगे थे सभी गायब हो चुके हैं। तो ये भारी चूक का मामला सामने आया है ताज की सुरक्षा को लेकर। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा से। और आप देख सकते हैं कि एक भी सीसीटीवी कैमरा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सारे कैमरे गायब हो चुके हैं और कंट्रोलिंग रूम जो एक बना होता है उसमें भी कोई नहीं मिला, पूरा रूम खाली मिला। तो ये बड़ी लापरवाही है कि 17 कैमरे गायब हो चुके हैं, उसके बावजूद किसी को जानकारी नहीं है और वहां पर कंट्रोलिंग रूम में भी कोई मौजूद नहीं था। इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, इतनी बड़ी चूक हो गई ताज की सुरक्षा को लेकर, लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं चेता, कंट्रोलिंग रूम भी खाली मिला। कभी कभी ऐसे किस्से भी सुनने को मिलते हैं जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने पर मजबूर कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है बरेली में, जहां एक शख्स घर में तो घुसा चोर बनकर, लेकिन उसकी किस्मत देखिए, घर में जुआई बनकर विदा हुआ। देखिए क्या है सारा मामला इस रिपोर्ट में। गुड़वारा गांव के रहने वाले यशपाल के अपने रिश्ते की बुआ के घर आना जाना था। इस दौरान उसका प्रेम प्रसंग बुआ के घर में रहने वाली एक युवती से हो गया था। यशपाल अक्सर अपनी प्रेमिका से चोरी छिपे मिलने जाता था। 2 दिन पहले भी वो चोरी छुपे अपनी प्रेमिका के घर गया था। जब लड़की के परिजनों को इसकी सूचना लगी तो उन्होंने लड़के को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। लेकिन जब मामला गांव के कुछ इज्जतदार लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने लड़की के घर वालों को इज्जत का हवाला देते हुए आनन फानन में गांव के ही मंदिर में लड़के और लड़की की शादी करा दी। हालांकि प्रेमी का कहना है कि उसे फंसाया गया है और उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है। फिर वहाँ उनने हंगामा मचा दिया कि लड़की लड़का को पकड़ा हमने जंगल में। फिर उनने मेरी बांध के पिटाई लगाई और बोले फिर कि अब जान से मार देंगे, अगर शादी करो या शादी करोगे तो छोड़ देंगे और शादी नहीं करोगे तो जान से मार देंगे। तब मैंने उनसे मारने के पीछे उनने मुझे मारा। फिर मैंने कहा कि मैं चलो शादी कर लूंगा, मुझे मारो मत। तब बोले अपने घर वालों को बुलाओ। तब मैंने अपने घर वालों को फोन किया। फिर मेरे घर वाले वहाँ पहुंचे। फिर मेरे घर वालों को भी उनने पकड़ा और धमकाया था, शादी करवा दी। मंदिर में ही कराई थी वहीं पे। तो आप घर पे ले आए? हाँ, पत्नी को फिर घर पे ले आए। जब यशपाल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा तो दोनों को देखने के लिए गांव वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपनी छतों से नवविवाहित जोड़े को देखने लगे। लड़की की मां की माने तो भले ही दोनों की शादी जबरदस्ती कराई गई हो, लेकिन वो अब अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखेंगी। बहू घर पे आ गई, अब हमें क्या कहना। उन लोगों ने हमें धमकी दी कि कुछ हो नहीं जाए, इसके लिए मर गई तो सबको जेल पहुंचा देंगे। इस वजह से इस वजह जब हमारे घर पे आएगी तो बेटी से ये बहू थी, हमें तो बेटी के बराबर है, बहू है। तो भले ही यशपाल इसे जबरदस्ती कराई गई शादी बता रहा हो, लेकिन लक्ष्मी अब विदा होकर अपनी ससुराल आ गई है और ससुराल में भी पूरे रीति रिवाज के साथ उसका स्वागत किया गया है। इस प्रेम कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं लड़की के गांव वालों का
पूरा सहयोग रहा, जिनके प्रयास से दोनों की प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंच सकी और दोनों पति पत्नी बनकर अपने घर में रह रहे हैं। न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हिमाचल लाइव के साथ। नमस्कार।